हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो इन टुडेस 10 मिनट्स अ डे सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू टारगेटिंग योर जैब नवंबर 2025 यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग क्यों फॉलो करना जरूरी है? देखिए, बैंक जो है लोन दे रहे हैं, कौन सा पैसा जो डिपॉजिटर से उनको मिलता है, तो ऑब्वियसली रिस्क रहता है, हिडन रिस्क रहता है इसमें कि बोरोवर टाइम से पे करेगा कि पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए ना कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे ये इंश्योर हो जाता है कि आप बोरोवर जिस बोरोवर को पैसा दे रहे हो उससे आपको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये कुछ प्रिंसिपल है जिनको हम बोलते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, जिसमें सबसे पहले सेफ्टी है, फिर लिक्विडिटी, देन प्रॉफिटेबिलिटी एंड देन पर्पस, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड सिक्योरिटी। तो वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी से हमारा क्या मतलब है? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। बैंक ये इंश्योर करेगा कि जो पैसा आप लोन की फॉर्म में दे रहे हो वो सेफ हैंड्स में है कि नहीं है। जिस बॉरोवर को दे रहे हो उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी है कि आपको वो पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो रीपेमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी बोरोवर की कैपेसिटी क्या है, विलिंगनेस है उसकी पे करने की, क्या वो इनकम जनरेट कर पा रहा है, ईएमआई पे कर पाएगा हर मंथ की नहीं पे कर पाएगा। अब मान लीजिए एक बिजनेस को 5 लाख लोन चाहिए, ठीक है, 5 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक यहाँ पे क्या चेक करेंगे? बैंक चेक करेगा कि जो ये बिजनेस है जो 5 लाख का लोन ले रहा है, क्या इसकी पेमेंट जो बिजनेस है वो सही है, क्या वो कमा पाएगा, जन इनकम जनरेट हो पाएगी उस बिजनेस से, लोन टाइम पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सब कुछ चेक करना पड़ता है। फिर आपका आता है लिक्विडिटी। अब यहाँ पे ये इंश्योर किया जाएगा कि जो मनी आप लोन की फॉर्म में दे रहे हो उसको ज्यादा टाइम के लिए लॉक नहीं करना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ होम लोन ही दे रहे हो 20 ईयर्स के लिए, वो भी लॉक कर दिया आपने पैसा ना होम लोन देके, लॉन्ग टर्म लोन्स देके, तो आप डिपॉजिटर जब डिमांड करेंगे आपसे पैसा, तो देन हाउ यू आर गोइंग टू रिटर्न? तो इसलिए ये इंश्योर करना जरूरी होता है कि ज्यादा भी लॉन्ग टर्म लोन ना दो और शॉर्ट टर्म लोन भी ना दो, इससे कैश फ्लो बना रहेगा प्रॉपरली। अगर आप बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करते हो कि शॉर्ट टर्म लोन भी दे रहे हो और लॉन्ग टर्म लोन्स भी दे रहे हो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी तो अर्न करना है। शॉर्ट टर्म लोन दोगे तो जल्दी जल्दी पैसा आएगा, इंटरेस्ट नहीं कमा पाओगे इतना। लॉन्ग टर्म दे दोगे जो ज्यादा टाइम के लिए लॉक हो जाएगा। तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि जो भी पैसा आप लोन की फॉर्म में दे रहे हो वो बैलेंस हो, शॉर्ट टर्म में भी दो और लॉन्ग टर्म में भी दो, पर ज्यादा किसी एक सेक्टर एक पीरियड के लिए लॉक मत कर दो, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी, अब बैंक कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे हैं, उनको भी प्रॉफिट अर्न करना है, तो फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है बैंक्स के लिए। बैंक को ना केयरफुली प्राइस करने हैं लोन्स को, बैलेंस करनी है उन्होंने कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग एंड लेंडिंग। और बैंक को ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ है बोरोवर की वो क्या है, वो कंसीडर करेंगे इस चीज को, क्या है उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी। अब मान लीजिए 100 करोड़ बैंक ने लिया डिपॉजिटर से, सपोज कीजिए 4% इंटरेस्ट पे, अब जो लोन दिया जाएगा ना आगे वो 8% बैंक दे रहा है, क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट अर्न करना है ना। अब बैंक ने जो डिपॉजिटर ने पैसा डिपॉजिट कराया है, अब उस पर इंटरेस्ट भी तो बैंक देता है, ठीक है। और आगे एफडी वगैरह पे इंटरेस्ट देना है, बैंक ने भी कुछ अपना अर्निंग करनी है, क्योंकि उन्होंने सैलरीज भी तो पे करनी है, न्यू ब्रांचेस भी ओपन करनी है, अपना भी तो बिजनेस चलाना है। तो अब यहाँ पे अगर बैंक लोन देगा 8% पे, तो 4% का प्रॉफिट मार्जिन हुआ ना, यहाँ पे फेयर होना चाहिए ये, ओके। तो 4% का प्रॉफिट मार्जिन रखा गया। अब ये बैंक ना एकदम से 12% नहीं रख सकता, ना 15% रख सकता है, एडिक्वेट होना चाहिए। चेक करना है उनको, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो 12% या 15% रखेगा तो फिर बैंक बोरोवर जो है वो लोन नहीं लेंगे। तो ये भी कंसीडर करना जरूरी होता है कि ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ क्या है बोरोवर की, रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है। पर्पस, बैंक को जो लोन देना है वो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए देना है, कि जैसे आप रियल एस्टेट के लिए दे रहे हो, आप किसी इंडस्ट्री के लिए दे रहे हो, आप बिजनेसमैन को दे रहे हो, ठीक है, आप फार्मर को लोन दे रहे हो जहां से क्या उनको इनकम जनरेट होनी है, ठीक है। तो फिर ये भी श्योरिटी मिल जाती है कि आपका पैसा जो ईएमआई की फॉर्म में बोरोवर पे कर देगा। बट आप अगर आप लोन दे रहे हो सट्टेबाजी के लिए, अनडिजायरेबल पर्पस के लिए, तो वो बैंक अवॉइड करता है, ऐसे चीजों के लिए बैंक लोन नहीं देता। अगर आप लोन ले रहे हो कि आपने शेयर मार्केट में बैटिंग करनी है या ड्रीम इलेवन वगैरह में पैसा लगाना है, तो बैंक सट्टेबाजी के लिए लोन नहीं आपको देगा। और जो लेंडिंग है ना हमेशा वो अलाइन होनी चाहिए आपकी बैंक के गोल के साथ। अब मान लीजिए आपका गोल है कि आपने एमएससी
MSME सेक्टर्स को प्रमोट करना है, उनको ज़्यादा लोन देना है। तो आपके लैंडिंग भी ना उसी तरीके से लाइन होनी चाहिए, आप इसी सेक्टर को ज़्यादा लोन दोगे और अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स पे दोगे। ठीक है, तो जो भी बैंक का गोल है वो अलाइन किया जाए लैंडिंग के साथ। अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क क्या है कि आप एक सिंगल बोरोवर ग्रुप या जियोग्राफिकल एरिया में ही लोन नहीं दे दोगे। सिंगल बोरोवर मीन ये नहीं कि सिर्फ बिजनेसमैन को लोन दे दिया, हर एक इंडिविजुअल को लोन दो, फार्मर को भी दो, सैलरीड एम्प्लॉइज को भी दो, बिजनेसमैन को भी दो। एंड एक ही सेक्टर में लोन नहीं दोगे आपकी, आपने सिर्फ रियल एस्टेट में लोन दे दिया और बाकी सेक्टर्स में नहीं दिया, और कल को अगर रियल एस्टेट में कोई भी डाउन टर्न आता है, इसमें रिसेशन आ जाता है, तो आपका पैसा तो डूब गया ना। तो इसलिए अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करो, रियल एस्टेट में भी दो, स्टील इंडस्ट्री को भी दे दो, ठीक है, बाकी और इंडस्ट्रीज हैं हमारी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे भी लोन दो। अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करो कि कल को कोई इंडस्ट्री डाउन भी चली जाती है, रिसेशन आ भी जाता है, तो बाकी इंडस्ट्री से तो रिकवरी हो। ठीक है, तो कुछ नेचुरल क्लाइमेटिस, इकोनॉमिक डाउनटर्न, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस भी इफेक्ट कर देती है एबिलिटी टू रीपे। जैसे कोविड-19 आया था आपका, तो लोगों ने जो लोन लिए थे, तो एकदम से लोगों की जॉब चली गई थी, तो वो लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे कुछ नेचुरल क्लाइमेटिस, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होती है, तो वो भी इफेक्ट कर सकती है एबिलिटी टू रीपे। तो हमने एक सेक्टर में ही लोन नहीं देना है सारा का सारा। ओके, सिक्योरिटी, अब जब भी कोई लोन लेता है तो ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी तो देता है। जैसे आप अगर होम लोन ले रहे हो, तो अपना घर मान लीजिए आपने गिरवी रखवाया, ठीक है, वैल्यू जो होती है ना सिक्योरिटी की, वो एडिक्वेट होनी चाहिए टू कवर लोन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अब मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया और आपके घर की वैल्यू अगर 40 लाख है, तो फिर बैंक लोन नहीं आपको प्रोवाइड करेगा ना, रिस्क है, प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं रियल एस्टेट में। तो बेटर क्या रहेगा कि आपके घर की वैल्यू अगर 60-70 लाख है, ठीक है, तो बैंक आपको 50 लाख का लोन प्रोवाइड कर रहा है। कल को अगर आप डिफॉल्ट भी करते हो, तो बैंक जो है अपना अमाउंट रिकवर कर पाए। ओके, और बैंकर मस्ट असेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी व्हेन कंसीडरिंग द लोन। अब ये नहीं कि अगर आपने अपना घर जो गिरवी रखवा दी और वो ऑलरेडी जो घर आपने गिरवी रखवाया उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, ठीक है, मान लीजिए केस वगैरह चला हुआ है, तो सिर्फ ये नहीं कि घर की वैल्यू 60-70 लाख है, सिर्फ वैल्यू के बेस पे बैंक लोन नहीं देगा, ये भी चेक करेगा कि बाकी रिकॉर्ड्स क्लीन है कि नहीं है, तभी लोन दिया जाएगा। ओके, तो ये थे आपके कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। अब बात करते हैं आपके 7 C's ऑफ क्रेडिट एनालिसिस। कैरेक्टर की बात करते हैं कि जो पर्सन है, जो बोरोवर है, वो ऑनेस्ट है, उसने टाइम से अपनी EMIs पे की है कि नहीं की है। ओके, कैपिटल, अगर कोई मान लीजिए 1 करोड़ का लोन ले रहा है किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो बैंक ये देखेगा कि वो अपना 20 लाख लगा रहा है डाउन पेमेंट जो कर रहा है, वो डाउन पेमेंट 20 लाख लगा रहा है अपना, और 80 लाख का लोन ले रहा है। तो इससे बैंक को भी श्योरिटी मिल जाती है कि पर्सन जो अपना पैसा भी तो लगा रहा है, तो जेन्युइन पर्पस के लिए लोन ले रहा है। कैपेसिटी क्या है उसकी, क्या वो पे कर पाएगा लोन कि नहीं कर पाएगा। कोलैटरल जो दिया है, जैसे उसके ऊपर कोई केस नहीं, जैसे हमने घर का एग्जांपल लिया था कि कोलैटरल जो वो भी फेयर होना चाहिए, उसकी वैल्यू ज्यादा ही होनी चाहिए जो लोन आप देते हो। क्रेडिट वर्थीनेस चेक होगी, सिबिल स्कोर वगैरह चेक किया जाएगा। ठीक है, 750 अगर स्कोर है, तो ऑब्वियसली कि उसने टाइम से बाकी जो उसने लोन लिए थे उसके टाइम से EMIs पे की है। ओके, कैश फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो चेक होगा कि आपके बिजनेस में कितना पैसा आता है, कितना पैसा जा रहा है, प्रॉपरली फ्लो मेंटेन है, आपके पास जो है इतनी कैपेसिटी है कि आप पे कर सकते हो, उतना पैसा आप बचा पाते हो। ओके, फिर कंडीशंस, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो जाती है समटाइम्स, तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके 7 C's ऑफ क्रेडिट एनालिसिस है, जो हेल्प करते हैं एक बैंक को डिसाइड करने के लिए कि उनको जो लोन देना है, तो तब क्या कंसीडर करेंगे वो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि द प्रॉफिटेबिलिटी प्रिंसिपल रिक्वायर बैंक टू व्हाट विल बी द राइट आंसर हेयर। प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस में हम क्या कंसीडर करते हैं कि आप जो है सफिशिएंट रिटर्न अर्न करें, फेयर स्टेबल इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट मार्जिन। ऑलराइट, सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आवर मास्टर कोर्स। तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं, दिस इज आवर वेबसाइट। तो इफ यू टारगेटिंग योर जैब नवंबर 2025, आपको कोर्सेज में जाना है, देन यू हैव टू क्लिक टू द जैब कोर्सेज। ओके, तो जैब कोर्सेज में जाके आपको ये डिटेल्स दिख जाएंगी। कॉम्बो एंड सिंगल, जब आप कॉम्बो पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आप मास्टर कोर्स देख पा रहे होंगे, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स जो पूरे कवर किए गए हैं, लाइव क्लासेस आपको मिलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और फिर मॉक टेस्ट भी होते हैं। तो इसके लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं JAB75। अलॉन्ग विद दिस
अगर आप सिंगल पे क्लिक करते हैं तो हेयर यू विल गेट द मास्टर कोर्स ऑफ ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, राइट। एंड साथ के साथ हमारा जैब नवंबर का जो है लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, बैच 4। तो इसकी डिटेल्स भी आपको ब्रोशर के थ्रू मिल जाएगी, और इसको अवेल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो जैब 80, राइट। तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर करवाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलेंगे, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑल्सो, एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एज वेल। ओके, तो आप ये जाके बाय नाउ पे क्लिक करके जो है कोड यूज करके इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इन केस यू हैव एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, और मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in। तो ये तो वेबसाइट का लिंक तो आपने देख ही लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।